तो हेडलाइंस के बाद खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17वीं लोकसभा की अंतिम बैठक को आज संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 17वीं लोकसभा महिलाओं और युवाओं के लिए कई ऐतिहासिक फैसलों की गवाह बनी है और इसने 21वीं सदी के सशक्त भारत की नींव रखी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अनुच्छेद 370 हटाने जैसे फैसलों ने पीढ़ियों का इंतजार खत्म किया है। राम मंदिर को लेकर सदन ने आज पारित हुए प्रस्ताव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ये भारत की भावी पीढ़ी को इस देश के मूल्यों पर गर्व करने की संवैधानिक शक्ति देगा। सत्रहवीं लोकसभा की अंतिम बैठक को संबोधित करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सदन में शानदार स्वागत हुआ। पीएम ने अपने संबोधन का आरंभ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का आभार जताकर किया। पीएम ने संतुलित और निष्पक्ष ढंग से सदन को चलाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष को सराहा। साथ ही 17वीं लोकसभा के दौरान 97% कामकाज का जिक्र किया। नए संसद भवन में सेंगोल की स्थापना को पीएम ने आजादी के समय और उसके आदर्शों की याद दिलाने वाला बताया। पीएम ने कहा कि 5 वर्षों में देश सेवा में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय किए गए हैं। देश ने रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म को साकार होते देखा और महामारी जैसी चुनौतियों के बाद भी 17वीं लोकसभा ने देश को उचित दिशा देने का प्रयास किया। पीएम ने नए संसद भवन की शुरुआत नारी शक्ति वंदन जैसे ऐतिहासिक कानून से होने को शानदार बताया। इस नए सदन की पवित्रता का एहसास उसी पल शुरू हो गया था जो हम लोगों को एक नई शक्ति देने वाला है और उसी का परिणाम है कि आने वाले समय में जब बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ हमारी माताएं बहनें बैठी होगी, देश गौरव की अनुभूति होगी। पीएम ने डेटा संरक्षण, परीक्षा में अनुचित साधनों के निवारण और अनुसंधान को बढ़ावा देने जैसे कानूनों को युवाओं के हित में किए गए बड़े कदम बताया। पीएम ने पीढ़ियों से अन्याय का शिकार मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से छुटकारा दिलाने के कानून की भी सराहना की। पीएम ने ट्रांसजेंडरों के सशक्तिकरण के लिए किए गए उपायों की भी चर्चा की। पीएम ने कहा कि इन कदमों से ट्रांसजेंडरों को अपमान और अन्याय से मुक्ति मिल रही है। 17वीं लोकसभा के अहम फैसलों का जिक्र करते हुए पीएम ने नए आपराधिक कानूनों का विशेष रूप से उल्लेख किया। हम गर्व से कहेंगे, देश को, नई पीढ़ी को कहेंगे, आप अपने पोते पोती को कह सकेंगे गर्व से कि देश 75 साल भले दंड संहिता में जिया, लेकिन अब आने वाली पीढ़ी न्याय संहिता में जिएगी। पीएम ने कहा कि देश तेजी से बदलाव की तरफ बढ़ रहा है और इसमें 17वीं लोकसभा के सभी साथियों ने अपनी हिस्सेदारी निभाई है। पीएम ने कहा कि इस दौरान कई ऐसे फैसले हुए हैं जिनका इंतजार पीढ़ियों से था। इसी सदन ने आर्टिकल 370 हटा करके संविधान के पूर्ण रूप को, उसके पूर्ण प्रकाश के साथ उसका प्रकटीकरण हुआ। और मैं मानता हूं जब संविधान के 75 वर्ष हुए हैं, जिन जिन महापुरुषों ने संविधान को बनाया है उनकी आत्मा जहां भी होगी जरूर हमें आशीर्वाद देते होंगे। ये काम हमने पूरा किया। पीएम ने भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए काम करते रहने की प्रतिबद्धता दोहराई। सदन में राम मंदिर पर हुई चर्चा का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे आने वाली पीढ़ी को देश के मूल्यों पर गर्व करने की संवैधानिक शक्ति मिलेगी। ये सही है कि हर किसी में ये सामर्थ्य नहीं होता है कि ऐसी चीज़ों में तो कोई हिम्मत दिखाते हैं, कुछ लोग मैदान छोड़ के भाग जाते हैं, लेकिन फिर भी भविष्य के रिकॉर्ड को देखेंगे तो आज जो व्याख्यान वो हुए हैं, जो बातें रखी गई हैं, उसमें संवेदना भी है, संकल्प भी है, सहानुभूति भी है और सबका साथ सबका विकास के मंत्र को आगे बढ़ाने का उसमें तत्व है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र और भारत की यात्रा अनंत है। पीएम ने कहा कि ये देश किसी मकसद के लिए है, इसका एक लक्ष्य है, ये पूरी मानव जाति के लिए है। पीएम ने कहा कि आज दुनिया भारत के सामर्थ्य को स्वीकार कर रही है। अगले चुनाव का जिक्र करते हुए पीएम ने विश्वास व्यक्त किया कि पूरा विश्व भारत की लोकतांत्रिक शान को देखेगा। पीएम ने सदन के सभी साथियों का आभार जताया। कभी कभी हमले भी इतने मजेदार हुए हैं कि हमारे भीतर की शक्ति भी खिल करके निकली है और मेरा तो परमात्मा की कृपा रही है कि मुझे जब चुनौती आती है तो जरा
और आनंद आता है। हर चुनौती को हम सामना कर पाए हैं, बड़े आत्मविश्वास और विश्वास के साथ हम चले हैं। 17वीं लोकसभा की अंतिम बैठक में प्रधानमंत्री का संबोधन सदन की 5 साल की उपलब्धियों और ऐतिहासिक फैसलों को रेखांकित करने वाला रहा। साथ ही इसमें अमृतकाल में विकसित होने के देश के मजबूत इरादे की झलक भी नजर आई। युवा शक्ति और नारी शक्ति सहित सबके प्रयास से विकास के मार्ग पर आगे बढ़ते रहने की प्रतिबद्धता प्रधानमंत्री के संबोधन में साफ देखी जा सकती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो प्रधानमंत्री के आज के इस ऐतिहासिक संबोधन पर हम करेंगे चर्चा। इसी से जुड़ा है हमारा विशेष भी 17वीं लोकसभा रिफॉर्म की गवाह, क्योंकि अपने आप में प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया कि किस प्रकार से 17वीं लोकसभा में बड़े रिफॉर्म्स भी देखने को मिले। इस विषय पर बात करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी हैं, इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। दोनों मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन निश्चित तौर से ये बेहद महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दिन, क्योंकि 17वीं लोकसभा के लिहाज से देखा जाए तो सत्र का आज आखिरी दिन था और आखिरी दिन प्रधानमंत्री का संबोधन होता है। तमाम बड़ी बातों का वो जिक्र करते हैं, बताते हैं कि कैसे 17वीं लोकसभा में पीढ़ियों का इंतजार रिफॉर्म्स को लेकर जो हो रहा था, उन सारी चीज़ों का इंतजार अब खत्म हुआ। दो खास मेहमान विजय त्रिवेदी जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़ गए हैं। आप दोनों का सर स्वागत है। विजय जी, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण है कि 17वीं लोकसभा के इस कार्यकाल को अगर याद किया जाएगा तो बड़े रिफॉर्म्स के लिहाज से याद किया जाएगा, और खास तौर से दशकों से जिन चीज़ों का इंतजार पीढ़ियां कर रही थी, प्रधानमंत्री के शब्दों में अगर कहा जाए तो वो इंतजार भी खत्म हुआ इसी कालखंड में। बिल्कुल ठीक बात है। प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से कहा रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, तो ये जो 17वीं लोकसभा है इसके कार्यकाल को परफॉर्मेंस के अलावा मैं ट्रांसफॉर्म करने के हिसाब से भी याद करता हूं कि देश की बहुत सारी चीजें, इकोनॉमी को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, हेल्थ सेक्टर को लेकर, एजुकेशन सेक्टर को लेकर, नल को जो पानी है, पानी जैसी छोटी चीज जिसके लिए आप समझते हैं कि पानी इंपॉर्टेंट है लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया, वो हर घर जो नल का जो कार्यक्रम है या उज्ज्वला का जो कार्यक्रम रहा है, तमाम चीजें, प्रधानमंत्री की जो आवास योजना है 4 करोड़ लोगों तक घर पहुंचाने की बात जो हो रही है, तो वो ट्रांसफॉर्म, हिंदुस्तान को ट्रांसफॉर्म किया गया। और उससे भी बड़ी बात कि इकोनॉमी को हम 5वें नंबर पर लेकर आ गए। तो ये सारी चीजें इतनी महत्वपूर्ण हैं जिस पर काम किया गया। नई संसद की जो इमारत बनी है वो तो हिंदुस्तान की आजादी के बाद 75 साल बाद हमें अपने संसद भवन मिला, वो भी एक बड़ा काम है। और कोर्ट के आदेश के बाद जिस तरह से राम मंदिर का निर्माण हुआ और आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन जो है ना, हिंदुस्तान की आजादी के बाद का सबसे महत्वपूर्ण संसदीय निर्णय मैं समझता हूं। तो ट्रांसफॉर्म किया, मतलब पहला रिफॉर्म पर चर्चा करती है सरकार, फिर उसको परफॉर्म कैसे करते, उससे तस्वीर बदलती है। और जो ट्रांसफॉर्म किया गया वो हिंदुस्तान की तस्वीर को बदलने में 17वीं लोकसभा को याद किया जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। हर्षवर्धन जी, आपको लगता है कि 17वीं लोकसभा के इस कार्यकाल को किस तरीके से जब याद करेंगे तो कौन से बड़े ऐसे पड़ाव आपको नजर आते हैं जिसकी वजह से उसको इतिहास में एक तरीके से दर्ज होते हुए आप देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो यही है कि ये लोकसभा भले ही विशेष सत्र पहले हो गया, लेकिन ये लोकसभा तो इसीलिए जानी जाएगी कि हमारी अपनी लोकसभा हो गई, हमारा अपना संसद भवन हो गया जी। पहले वाला संसद भवन अपना नहीं था, ऐसा नहीं, लेकिन हमारे अपने लोगों के श्रम, हमारी अपनी, जिसको कहते हैं ना कि जो इच्छा आकांक्षा होती है वो अपना संसद भवन देखने की थी, वो 75 वर्ष बाद हम कर पाए। इस संसद भवन में जितने काम हुए हैं, अगर आप वो ध्यान से देखें, इस देश की हर सरकार की वो इच्छा थी, लेकिन कहीं राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी की वजह से, कहीं किसी तरह के राजनीतिक गुणाभाग की वजह से उसको करने का साहस नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास यह अवसर आया तो उन्होंने उस अवसर का बखूबी उपयोग कर लिया। दूसरे जिन लोगों के पास वो अवसर था उन्होंने वो अवसर गंवाया। और मैं इसको इस तरह से कहूं कि आम आदमी से लेकर इस देश के जो राष्ट्र नायक थे उनको सम्मानित करने का काम इस 17वीं लोकसभा के सदन के कार्यकाल में हुआ, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में। मुझे लगता है इस लिहाज से ये बरसों बरस जब जिक्र होगा तो इसको याद किया जाए। जी विजय जी, आपको लगता है कि राम मंदिर निर्माण को लेकर भी संसद के मंच पर या संसद के पटल पर इस प्रकार की चर्चा, ये भी अपने आप में एक ऐतिहासिक पल, आज एक अंतिम दिन साफ तौर से बनता हुआ दिखाई पड़ा? बिल्कुल ऐतिहासिक। एक तो इस बात को समझने की जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बहुमत की सरकार रही 2014 में भी, 2019 में भी। वो चाहते तो राम मंदिर निर्माण को संसद में कोई कानून पास करके या बहुमत के आधार पर कर सकते थे,
लेकिन इस सरकार ने सोचा कि इसको सुप्रीम कोर्ट और जो देश की सर्वोच्च अदालत है उसके रास्ते से सुलझाया जाए। और जब सुप्रीम कोर्ट ने, अदालत ने उसका आदेश दे दिया, उसके बाद एक पूरे तरीके से, और उसमें भी सरकार का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वहां पर जैसा आदेश हुआ कोर्ट का, उसमें तीर्थभूमि ट्रस्ट बनाया गया और जो पैसा है वो आम आदमी का पैसा लगा हुआ है, सरकार का पैसा उसमें नहीं लगा हुआ। तो वो एक पूरा ऐतिहासिक काम हुआ और जिसको बार बार सरकार और भारतीय जनता पार्टी जिक्र करती है कि 500 साल का जो इंतजार है वो खत्म हुआ है। तो राम मंदिर का निर्माण, और बिना किसी सांप्रदायिक दंगे, सांप्रदायिक विद्वेष के ये इतना बड़ा काम हुआ है। तो इसको ऐतिहासिक, आप राम मंदिर ही नहीं, उसको पूरी पृष्ठभूमि देखिए कि किस तरह से ये सारा काम हुआ। और सभी लोग, जो लोग अभी तक राम को काल्पनिक मान रहे थे, जो राम सेतु पर चर्चा कर रहे थे, जो कोर्ट में बार बार उसको लिंगर ऑन करने की बात कर रहे थे, वो सब भी आज राम मंदिर जाने के लिए तैयार हैं। और मुझे नहीं लग रहा कि संसद में भी कोई ऐसे लोग बचे होंगे जो राम मंदिर के खिलाफ हों। तो ये पूरा ऐतिहासिक, इसको देश के पूरे वातावरण, देश के सामाजिक माहौल, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यदि हम देखेंगे तो ये एक बड़ा ऐतिहासिक मसला है। और आज जब इस सत्र का 17वीं लोकसभा का आखिरी दिन था संसद का, उसमें इस पर चर्चा होना, उस पर प्रस्ताव करना, ये भी अपने आप में एक ऐतिहासिक काम है। इसके साथ एक चीज और मैं जोड़ दूं, जो राम मंदिर हुआ और 370 हुआ, लेकिन नारी वंदन जो शक्ति अधिनियम है, जो बिल है महिलाओं को 33% आरक्षण देने का, वो भी एक महत्वपूर्ण काम इस लोकसभा ने किया है। जी, और नई संसद भवन के लिहाज से देखा जाए हर्षवर्धन जी, तो जो पहला बिल था वो यही था और प्रधानमंत्री ने भी इसका जिक्र किया। ट्रिपल तलाक का भी वो जिक्र करते हैं और कैसे आधी आबादी को सशक्तिकरण के लिए तमाम प्रकार से योजनाओं का केंद्र बिंदु रखा गया। ये भी बात एक बार फिर से प्रधानमंत्री के माध्यम से सदन पे निकल के आई है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं के केंद्र में महिलाएं, और मतलब मुझे नहीं समझ में आता कि इसके पहले इस तरह से क्यों नहीं सोचा जा सकता था। और वो बड़े छोटे छोटे से काम थे, लेकिन उसका प्रभाव बहुत बड़ा था। अगर किसी महिला को खुले में शौच के लिए जाना पड़े, अगर किसी महिला को अपनी आंख, अपनी जो शारीरिक जो उसकी शक्ति है, वो रोज खाना बनाते समय, यानी जब वो अन्नदाता की भूमिका में है, तब उसको अपने शरीर पर दुष्प्रभाव झेलना पड़े, इसकी चिंता अगर किसी सरकार ने नहीं की, तो निश्चित तौर पर, जिसको हम बार बार कहते हैं कि सरकार की मूल जिम्मेदारी क्या होती है, उससे वो भागी। और यहां एक बात मैं और कहूंगा, देखिए कोई काम हड़बड़ी में नहीं किया गया। जब हम कहते हैं कि महिला आरक्षण होगा लागू, क्या इतने लंबे समय से हम कई प्रधानमंत्रियों को देख चुके हैं, कई बहस देख चुके हैं, इस बार भी जब वो लागू किया गया तो बाकायदा ये कहा गया कि हम इसके लिए जनगणना कराएंगे, नए सिरे से जनगणना होगी, उसके आधार पर तय किया जाएगा और उसमें उस अनुपात में देश की जो आधी आबादी है उसको प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। मुझे इस सरकार की अगर सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात लगती है, अपना एजेंडा ना छोड़ना और जो काम कर रहे हैं उसको कोई हड़बड़ी के साथ नहीं करना, कोई जिसको कहते हैं ना कि शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स या शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए पॉलिटिक्स ना करना, ये नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी मजबूती है, अगर दो शब्दों में कहें। और वो इस जो ये 17वीं लोकसभा का कार्यकाल रहा, इसमें वो बहुत स्पष्ट तौर पर नजर आए। जी विजय जी, आपको लगता है कि महिलाओं को अपनी योजनाओं के केंद्र में रखने के साथ साथ युवाओं पर भी फोकस रखना, ये भी प्रधानमंत्री ने आज एक बार फिर से कहा। उन्होंने कहा कि अगले 25 वर्ष युवाओं के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, देश को विकसित भारत बनाने में कितने महत्वपूर्ण है, उसका एक बड़ा आधार तैयार किया गया। नरेंद्र, आपको याद हो कि ये सरकार में खासतौर से प्रधानमंत्री बार बार 2047 का जिक्र करते हैं। आमतौर पर राजनेता और प्रधानमंत्री जो हैं अपने चुनावों की, अगले चुनाव की चर्चा करते हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए कुछ फैसले किए जाते हैं। लेकिन ये सरकार लगातार 2047 तक, और जो हिंदुस्तान की युवा जो आबादी है उसके लिए लगातार बहुत सारे काम हुए। आपने देखा, मुद्रा योजना की बात हो, स्किल डेवलपमेंट की बात हो, तमाम तरीके की फोकस, खासतौर से जब मेडिकल कॉलेज की संख्या डबल हो जाती है, यूनिवर्सिटीज की संख्या डबल हो जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम डबल हो जाता है, कई गुना बढ़ जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर तो बहुत तेजी से काम हुआ है और युवाओं को फोकस करके सारा काम किया, क्योंकि हम समझते हैं कि देश की ताकत ही युवा शक्ति है और वही जो हमारा विकसित भारत बनाने का जो सपना है या तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का सपना है, वो बिना युवाओं को ताकत दिए हुए, उनको मदद किए हुए, उनको सहयोग किए बिना पूरा नहीं हो सकता। इसलिए युवाओं पर प्रधानमंत्री का फोकस हमेशा से ही रहा है और वही हमारे देश की रफ्तार को आगे बढ़ा सकता है। जी हर्षवर्धन जी, क्योंकि पार्टी लाइन से ऊपर उठकर सर्वोच्च नागरिक सम्मान के लिए भारत रत्न के पुरस्कारों का ऐलान भी अभी इसी सत्र के दरमियान भी हमको देखने को मिला, आपको लगता है कि ये भी एक बड़ी लकीर खींचने जैसा? देखिए, मैं बार बार ये कहता हूं, फिर से दोहराता हूं कि नेता नेतागिरी नहीं करेंगे, राजनीति नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे।
लेकिन अच्छी राजनीति करनी चाहिए। गुड पॉलिटिक्स बैड पॉलिटिक्स की बात होती है। तो आपको जब अवसर मिले तो ऐसे उदाहरण रख दीजिए कि सामने वाला अगर आलोचना भी करना चाहे तो ना कर पाए। अब चौधरी चरण सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता तो थे नहीं, पीवी नरसिंह राव भारतीय जनता पार्टी के नेता तो थे नहीं, एमएस स्वामीनाथन साहब को राष्ट्रीय कृषि आयोग में सोनिया गांधी जी के समय में उन्होंने, यानी जब वो एक बॉडी बनी थी जिसको हम कहते हैं ना प्रधानमंत्री से भी ऊपर एक सत्ता, उस वक्त वो रिपोर्ट सौंपी गई थी। जब इन चीजों को देश होते हुए देखता है तो उसको लगता है कि हां सरकार निष्पक्षता से काम कर रही है। सरकार देश के राष्ट्र नायक जो हैं वो किसी पार्टी में बंधे नहीं होते, उसको वो समझती है और तब उसका प्रभाव जनता के बीच में बहुत सकारात्मक होता है। एक पॉजिटिव एनर्जी का चक्र चलता है जिसको मैं फिर से कहूं कि विशियस से वर्चुअस साइकिल की ओर हम लोग जाते हैं, वो होता हुआ बिल्कुल। और शायद वो नीतियों और निर्णयों में साफ तौर से झलकता भी दिखाई पड़ रहा है। फिलहाल वक्त की इतनी ही सीमा है। बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी आपका भी, हर्षवर्धन जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पे विस्तार से बात करने के लिए शुक्रिया आप दोनों का। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू, तो फिर उसे भगाए